हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज हम लोग क्लास 10 हिंदी का बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है। इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि उन्हें भी बहुत ही ज्यादा हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 हिंदी का। और अगर आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हमें हिंदी में कोई भी फेल नहीं कर सकता और मैं हिंदी का टॉपर बन के दिखाऊंगा। तो चलो फिर देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। प्रश्न नंबर फर्स्ट आपसे क्या कह रहा है कि हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। यानी कि जो हिंदी है उनके जो प्रमुख संस्मरण लेखक हैं, एक होता है रेखा चित्र लेखक और एक होता है संस्मरण लेखक, रीतिकाल के लेखक, छायावाद युग के लेखक, ऐसे आपके कई सारे होते हैं। और यहाँ आपको संस्मरण लेखक का नाम बताना है। और अगर आपसे 2 पूछेगा तो 2 मार्क का आएगा और अगर आपसे 1 पूछेगा तो ओनली 1 मार्क का रहेगा। तो पहला मैं आपको बता दूं, बनारसी दास चतुर्वेदी जो हिंदी के संस्मरण लेखक हैं, पहला बनारसी दास चतुर्वेदी एंड दूसरा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ये दोनों हैं 2 प्रमुख आपके संस्मरण लेखक हैं। नंबर फर्स्ट है बनारसी दास चतुर्वेदी, नंबर सेकंड है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ओके, समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन अगर आपको हो तो आप जरूर कमेंट कर सकते हो या फिर आप लोग यहां से दोबारा वीडियो देखकर भी समझ सकते हो। क्योंकि अगर आप वीडियो को दोबारा देखते हो तो आप इसका मतलब 2 बार आपने इस चीज को पढ़ा, और अगर आप 1 से 2 बार किसी चीज को पढ़ते हो तो आई होप कि आ ही जाता है हर एक स्टूडेंट को। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि किसी एक एकांकीकार लेखक का नाम लिखो। मैं आपको किसी एक नहीं बल्कि 2 एकांकीकार बताऊंगा और उनकी जो एकांकी है, जो फेमस एकांकी है, प्रसिद्ध एकांकी है, उसका भी नाम बताऊंगा। आपको सामने दिख रहा है लेकिन आपको मैं समझा के बताऊंगा। नंबर फर्स्ट है जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो इनकी एकांकी है दीपदान। ये बहुत फेमस एकांकी है इनका और इन्हीं को एकांकी का जनक माना जाता है। राम कुमार वर्मा जी को एकांकी का जनक माना जाता है। तो यहां से डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो हैं उनका जो एकांकी है, फेमस एकांकी है दीपदान। और दूसरा है उपेंद्र नाथ अशक, जिनके मतलब हैं तौलिए, ये इनकी एकांकी है। मैं आपको बता दूं कि यहां से एक एकांकी पूछा जाता है ज्यादातर, लेकिन अगर आपसे एक एकांकी पूछे तो आपको इनका ही नाम लिखना है। क्योंकि आपके जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं ये काफी फेमस एकांकीकार हैं और इनका जो दीपदान एकांकी है ये बहुत ज्यादा फेमस एकांकी है। ओके, तो यहां से आपको दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। और अगर आप दोनों याद रखते हो, 2 पूछता नहीं, वैसे एक ही पूछता है, लेकिन आपको दोनों याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहां लिखा हुआ है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। चलो आपको पता होगा क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। अगर नहीं पता है तो मैंने लिख दिया है। लेकिन अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा कि ये तो पहले आत्मकथा विधा आप नोट कर लो कि आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की रचना है। लेकिन अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि क्या भूलूं क्या याद करूं इसके लेखक कौन है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बताना जरूर, क्योंकि आप लोगों को मैंने बहुत बार पढ़ाया है कि क्या भूलूं क्या याद करूं इसके लेखक कौन है। और ये मैं आपको विधा बता दिया कि आत्मकथा विधा का है। मैं आपको एक हिंट दे सकता हूं, उनके लास्ट में बच्चन आता है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। देखो चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसलिए आप ध्यान से देखना कि रीतिकाल के प्रमुख कवि जो हैं, जो रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, देखो कवि भी बताना है, उनकी रचना जो होती हैं उन्हें भी बताना है। तो प्रमुख कवि भी बताऊंगा और उनकी रचनाएं भी बताऊंगा। आपसे 2 पूछेगा या फिर 1 पूछेगा। मैंने बताया 2 पूछेगा तो 2 मार्क का, अगर 1 पूछेगा तो 1 मार्क का। तो इसमें फर्स्ट नंबर है भूषण। भूषण जो है इनकी जो प्रमुख रचना है वो है शिवा बामुनी एंड शिवराज भूषण। ये इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं भूषण जी की, और ये है रीतिकाल की कवि और इनकी 2 रचनाएं हैं शिवा बामुनी एंड शिव भूषण। ओके, शिवराज भूषण है। दूसरा है बिहारी, बिहारी सतसई, और इसमें 700 दोहे हैं। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बिहारी जी की। लेकिन बिहारी जी और भूषण ये दोनों रीतिकाल के कवि हैं, और भूषण के जो है वो आपके कवि हैं, और जो उनकी रचनाएं हैं वो शिवा बामनी है और शिवराज भूषण है। और बिहारी लाल जी की बिहारी सतसई है और इसमें 700 दोहे हैं। यहां से आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई, कोई भी दिक्कत कोई कंफ्यूजन तो नहीं है।
अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है कि छायावाद युग आपने नाम सुना होगा, जैसे रीतिकाल युग है वैसे छायावादी युग भी है। तो छायावाद युग के दो कवियों तथा उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। यानी कि जो छायावाद युग होता है उनके दो कवि और उनकी रचनाओं का नाम बताना है। तो उनके दो कवि कौन कौन से हैं और उनकी दो रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो उनके पहला देखो जयशंकर प्रसाद, इनके जो हैं एक प्रमुख कवि हैं, ठीक है, छायावाद युग के, जिन्हें छायावाद युग का प्रवर्तक माना जाता है। और दूसरा कौन है, दूसरा है महादेवी वर्मा जी, महादेवी वर्मा जी। और मैं आपको इनकी रचनाएं भी बता देता हूँ। जयशंकर प्रसाद का कामायनी और आंसू, और इनका है यामा और दीपशिखा। वैसे आप इनकी और भी रचनाएं जानते होंगे, जैसे जयशंकर प्रसाद जी की चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, और महादेवी वर्मा जी के आतिथ्य के चलचित्र, जैसे ये सारे जो हैं लेखक या फिर कवि या फिर कवित्री, ये बहुत फेमस हैं। और इनकी रचनाएं आप याद रखना, क्योंकि इनकी रचनाएं हो सकता है एक ना एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, निम्न में से किसी एक की रचनाएं लिखो। तो जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा जी की याद रखना, और हाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, इन तीनों का आप जरूर याद रखना, क्योंकि यहां से आपके जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको 5 क्वेश्चन तो समझ में आ गए। 6 नंबर क्वेश्चन आप देखो। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि रीति काल की प्रमुख विशेषताओं या फिर प्रवृत्तियों का वर्णन करो। देखो, एक होता है विशेषता और एक होता है प्रवृत्ति, ऐसा नहीं है, दोनों एक ही है। अगर आप उन्हें विशेषता कहो या फिर प्रवृत्ति कहो, ऐसा कोई डैमेज नहीं है, एक ही है, चाहे आप उसे विशेषता कहो चाहे प्रवृत्ति कहो। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि रीति काल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं या फिर प्रवृत्ति है, कुछ भी कह सकते हो, या फिर आप देखो तो यहां से आप चाहे विशेषता कहो चाहे प्रवृत्ति कहो। तो यहां सबसे पहले लिखना है कि रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां या फिर विशेषताएं इस प्रकार से हैं। कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूं। वैसे आपसे 2 ही पूछेगा और 2 ही मार्क का रहेगा। ये तो बोर्ड एग्जाम में कई बार देखा होगा, पेपर भी देखा होगा। अगर आप नहीं देखे हो तो मॉडल पेपर सॉल्व करो, मॉडल पेपर नहीं है तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो जो पहले के पेपर हैं। ठीक है, यहां देखो पहला है रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना। ये फर्स्ट इनकी जो विशेषता है, रीति या फिर लक्षण ग्रंथों की रचना। दूसरा है श्रृंगार रस की प्रधानता। क्या है? श्रृंगार रस की प्रधानता, ये है रीति काल की विशेषताएं। तीसरा विशेषता है कि ब्रज भाषा का चरमोत्कर्ष। क्या है? ब्रज भाषा का चरमोत्कर्ष। तो यहां से रीति काल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, मैंने आपको 3 विशेषताएं बता दी। नंबर फर्स्ट है रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना, नंबर सेकंड है श्रृंगार रस की प्रधानता, नंबर थर्ड है ब्रज भाषा का चरमोत्कर्ष। ये हैं आपके रीति काल की प्रमुख विशेषताएं। आपसे 2 विशेषता हमेशा पूछा जाता है, रीति काल या छायावादी युग काल या फिर प्रयोगवादी या प्रगतिवादी युग का। तो ये आप याद रखना। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कई बार बोल रहा हूं कि नोट बना लो, एक सुंदर सा नोट्स बना के आप उससे बार बार रिवीजन करो। मैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट का हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हो। क्लास 10th का हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, क्योंकि आप लोगों का देखो क्लास 10th का बहुत इजी होता है ना सब्जेक्ट। अब अगर कोई आगे तक स्टडी किया है तो क्लास 10th का बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो ऐसे में अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, आप लोग ध्यान से समझना। यहां बात आती है छायावाद युग की 2 विशेषता। अभी तक हम लोगों ने किसका देखा? रीति काल की 2 विशेषताएं, मैंने 3 बताया। इसी प्रकार से मैं आपको 2-3 ऐसे बताते चलूंगा। तो छायावाद युग की 2 विशेषताएं लिखना है। ये भी आपकी बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा तो 2 ही मार्क का आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। 2 ही मार्क का आएगा और 2 पूछेगा। और अगर आप 3 याद कर लेते हो तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं, क्योंकि आप 3 याद कर लोगे तो हमेशा आपको 2 याद ही रहेगा, बोनस रहेगा। तो यहां सबसे पहले आपको डालना है कि छायावाद युग की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं, कि छायावाद युग की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। अगर आप ये चीज डाल देते हो तो एग्जामिनर समझ जाएगा बच्चे ने मन लगा के, दिल लगा के अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो पहला है कि प्रेम सौंदर्य का चित्रण। क्या है? प्रेम सौंदर्य का चित्रण, ये है पहला छायावाद युग की विशेषता, प्रेम सौंदर्य का चित्रण। सेकंड है कि प्रकृति का मानवीयकरण। क्या है? प्रकृति का मानवीकरण। थर्ड है रहस्यवादी भावना। क्या है? रहस्यवादी भावना। यहां से मैंने आपको तीनों विशेषताएं बता दी हैं और एक एक को समझते चलो। पहला मैंने क्या बताया है? प्रेम सौंदर्य का चित्रण, यानी कि इस युग में प्रेम सौंदर्य का ज्यादा चित्रण किया गया है, प्रेम का ज्यादा चित्रण किया गया है। प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति को एक मानव के रूप में ढाला गया है। रहस्यवादी भावना। ठीक है, चलो भाई यहां से 3 मैंने आपको क्लियर करा दिया। 3 प्रवृत्ति कहो या फिर विशेषता मैंने कह दिया है, कुछ भी कह सकते हो, प्रवृत्तियां भी कह सकते हो या फिर आप विशेषता कह सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है,
समझ में आ गया? दोनों आपको समझ में आना चाहिए, रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं और छायावाद युग की प्रमुख विशेषताएं। अगला देखो क्वेश्चन। तो यह 8वां नंबर आपसे पूछ रहा है कि यहां लिखा है प्रयोगवादी। क्या लिखा हुआ है? प्रयोगवादी, यानी कि प्रयोगवादी कविता की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख करो। जो प्रयोगवादी युग है उनकी दो विशेषताओं का उल्लेख करना है। देखो, एक होता है प्रगतवादी युग, एक होता है प्रयोगवादी युग। तो मैं आपको प्रयोगवादी युग को बता रहा हूं क्योंकि यही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको इसका अच्छे से बता देता हूं। ठीक है, देखो यहां लिखना है प्रयोगवादी कविता की दो विशेषताएं इस प्रकार से हैं। नंबर फर्स्ट, नवीन बिंब एवं नवीन प्रतीकों का मोह। जो नवीन बिंब है या फिर नवीन प्रतीकों का मोह। एंड नंबर सेकंड है कुंठा और निराशा का स्वर। कुंठा और निराशा का स्वर। तो यहां से आप ये दोनों याद रखना। नंबर फर्स्ट मैंने बताया है कि नवीन बिंब एवं नवीन प्रतीकों का मोह, और नंबर सेकंड मैंने बताया है कुंठा और निराशा का स्वर। ओके, तो यहां से आपको 8 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। अब देखो हम लोगों को क्या पढ़ना है। अब हम लोगों को पढ़ना है जो महत्वपूर्ण लेखक एवं उनकी रचनाएं। क्या पढ़ना है? बहुत सारे महत्वपूर्ण लेखक हैं और उनकी रचनाएं हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4-5 मार्क का आता है या फिर 2-3 मार्क का आएगा, लेकिन ये आप जरूर कंप्लीट करना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये यार जरूर कंप्लीट करके जाना। यही बच्चे गलती कर देते हैं, फिर उनका परसेंटेज मार्क नहीं उठ पाता है, क्योंकि ये आपको मैं बताऊंगा महत्वपूर्ण जो लेखक हैं उनकी रचनाएं भी और विधा भी। आपसे पूछ ले कि जो आप लोगों का है मैला आंचल किस विधा की रचना है, चलो बताओ। अगर आप बहुत पढ़े हो हिंदी में तो मैला आंचल किस विधा की रचना है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, चिंतामणि किस विधा की रचना है, मैला आंचल के लेखक कौन है? पता है? नहीं पता है तो आप यार वीडियो को देखो ध्यान से। ओके, तो चलो फिर पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि यहाँ लेखक हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रचना नंबर फर्स्ट, इंदुमती। इंदुमती के लेखक कौन हैं और उनकी किस विधा की रचना है? तो इनके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी, और जो विधा है वो कहानी विधा की रचना है। अगर आपसे पूछ ले इंदुमती किस विधा की रचना है तो कहानी विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है? तो किशोरी लाल गोस्वामी है। ओके, अगला देखो, अगला है साहित्यालोचन। साहित्यालोचन रचना है और इसके जो लेखक हैं वो हैं श्याम सुंदर दास, और ये जो इनकी विधा है आलोचना विधा। यहां से देख सकते हो सीधा आलोचन यानी कि आलोचना विधा। अगला आपसे पूछ ले सेवा सदन। सेवा सदन के लेखक हैं प्रेमचंद्र। कौन है? प्रेमचंद्र, और यहां से जो विधा है वो उपन्यास विधा है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। सेवा सदन किस विधा की रचना है? उपन्यास, और इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। अगला देखो, यहां बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इनके जो विधा है वो उपन्यास विधा है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, और किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, यहाँ अगला है अतिथि के चलचित्र। अतिथि के चलचित्र के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, और ये जो विधा है वो दोनों है, यानी कि संस्मरण और रेखा चित्र दोनों विधाएं हैं। संस्मरण भी है और रेखा चित्र भी है। तो यहाँ से 5 आपको समझ में आ गया, विधा, लेखक, रचना, सब कुछ। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6, सूरज का 7वां घोड़ा। यानी कि सूरज का 7वां घोड़ा, इनके जो लेखक हैं वो हैं धर्मवीर भारती, और जो विधा है वो है उपन्यास विधा। तो सूरज का 7वां घोड़ा जिसके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, और किस विधा की रचना है? तो वो उपन्यास विधा की रचना है। अगला है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा जो आपका रचना है और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर, और ये किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है। जीवनी विधा आपको समझ में आ रहा है ना? ये क्वेश्चन नंबर 7 है कि विष्णु प्रभाकर वाला, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है, ये है, ये है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है जो मैंने बता रहा है। इसमें जितने भी हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। कलम का सिपाही। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय। कौन है? अमृत राय, और इसके जो विधा कौन सी है? जीवन चरित विधा। कौन सी विधा है? जीवन चरित विधा। ये मैंने आपको पूछा था, ये तो मैंने क्वेश्चन ही पूछा था कि क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि उनके लास्ट में बच्चन आता है, तो वो है हरिवंश राय बच्चन, और ये जो विधा है वो आत्मकथा विधा है, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। ये है मैला आंचल। मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, और ये जो विधा है वो है उपन्यास विधा। ठीक है, यहाँ तीर्थ सलिल।
तीर्थ सलिल के लेखक है सत्येंद्र नाथ दत्ता और इनके जो आपकी विधा है वो है अनुदीपित काव्य। कौन सी विधा है? अनुदीपित काव्य, अनुदीत काव्य। अब देखो भाई मैं आपको देखो चिंतामणि यानी कि चिंतामणि और रसमीमांसा इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। देखो यहाँ से दो मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये आपके चैप्टर से हैं यानी कि पाठ से हैं और पाठ से ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का याद करते हो तो चिंतामणि और रसमीमांसा जरूर याद कर लेना, जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। लेकिन चिंतामणि जो है निबंध विधा की है और रसमीमांसा जो है वो आलोचना विधा की है, ये याद रखना, ये बच्चे गलती कर देते हैं। जयशंकर प्रसाद, देखो यहाँ से जो आपका इंद्रजाल है, एक घूट है और कंकाल, इसके सब के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद। लेकिन जो इंद्रजाल है ये कहानी विधा की रचना है, एक घूट जो है नाटक विधा की रचना है और कंकाल जो है ये क्या किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की। यहाँ से आप ये याद रखना कि इंद्रजाल जो है कहानी विधा की रचना है, एक घूट जो है नाटक विधा की रचना है और ये कंकाल जो है उपन्यास विधा की रचना है। इतना आप याद रखना। 4 नंबर आप लोग यहाँ देखो, 4 नंबर क्या कह रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसकी मैं रचनाएं बता रहा हूँ, मेरी यूरोप यात्रा, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, ये तीन जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की ही रचना है और ये अलग अलग विधा भी है। नंबर फर्स्ट मेरी यूरोप यात्रा, यात्रा वृत्त विधा पर है, शिक्षा और संस्कृति निबंध विधा पर है, भारतीय शिक्षा निबंध विधा पर है। और यहाँ देखो खून के छींटे, ठूठा आम और सागर की लहरों पर, सागर की लहरों पर, इसके जो आपके लेखक हैं वो हैं भगवत शरण उपाध्याय। लेकिन खून के छींटे जो है निबंध विधा पर है और यहाँ जो ठूठा आम है संस्मरण विधा पर और सागर की लहरों पर यात्रा वृंत, या फिर नीचे देख लो ये सही है, यात्रा वृंत विधा पर है। ओके, तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया जो आपके शुरुआत में 10 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, ये आप जरूर कंप्लीट करके जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलो फिर हम लोग आगे देखते हैं। हिंदी का जो आपका गद्यांश होता है, गद्यांश जो होता है उसमें आपसे संदर्भ पूछेगा कि आप संदर्भ लिखो, फिर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या पूछेगा, फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि आपसे जो है ना एक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इतना आपसे पूछेगा और आपका इतना मिलाकर आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये मान लो। ठीक है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है बोर्ड एग्जाम में यही आए। और 2+2+2 यानी कि 6 मार्क यार आपको यहां से मिल जाते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश से, यानी कि गद्यांश से। तो आपको अच्छे से तैयार करना है, आपको आपका कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो कि छूट जाए और आप बोर्ड एग्जाम में छोड़ के चले आओ। अगर आप छोड़ के आए तो समझो हिंदी में बहुत कम नंबर हो जाएगा। तो यहां आप सबसे पहले देखो, मैं आपको इसे पढ़ता हूं, फिर आप बताओ किस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक कौन है। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, लाइक जब एक बार मनुष्य जो है अपना पैर, जो अपना पैर है, ठीक है, उसे कीचड़ में डाल देता है, तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहां और कैसी जगह पैर रखता है। तो फिर ये नहीं देखता, अगर आप कीचड़ में चले ही गए लाइकेस, तो आप ये नहीं सोचोगे मैं कहां पैर रखूं, क्योंकि आप कीचड़ में ही हो। तो फिर आप क्या सोचोगे, आप पैर रखते चले जाओगे जहां हर जगह कीचड़ है। तो ऐसे में आप ऐसा करो कि कीचड़ में पैर डालो ही ना, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। तो या नहीं सोचते कि हम किस जगह पैर रखते हैं। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी, यानी कि धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते जो तुम्हारी घृणा है वो कम हो जाएगी। जो घृणा है कीचड़ में पैर रखना वो कम हो जाएगा, आपको थोड़ा सा भी घृणा नहीं लगेगा और पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ ना मालूम होगा। और कोई आपका अगर चिढ़ कहेगा कि ये क्यों कीचड़ में पैर रख रहा है, तो आपको कोई भी चिढ़ नहीं होगा, क्योंकि तुम यह सोचने लगे हो कि चिढ़ने की क्या बात है, चिढ़ने की क्या बात है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान ना रह जाएगी। सबसे पहले आपको इसे इतना ध्यान से पढ़ना है लगे कि आपने पढ़ा है। आपको इसका अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ लो तो कुछ मीन्स आपको इसका पता चल जाएगा। ठीक है, याद रखना, मैं बहुत पॉइंट अच्छा बता रहा हूं जो आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको ब्लैक एंड ब्लू दोनों पेन का यूज करना है। लाइक पाठ का नाम और जो लेखक का नाम है उसे आपको ब्लैक से लिखना है। अब मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूं। देखो, आपको लिखना है प्रस्तुत, जो आपका प्रस्तुत, आपको लिखना है प्रस्तुत गद्य अवतरण, गद्य अवतरण लिखो। ठीक है, प्रस्तुत गद्य अवतरण। फिर आप देखो यहां में पहले पाठ है, देखो आप कई प्रकार से लिख सकते हो। मैं यहां पहले लेखक का नाम लिख दिया हूं जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र
शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है, यानी कि लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक, इसे भी आप ब्लैक से ही लिख देना, हिंदी। ओके, बहुत अच्छे से बता रहा हूं, अगर आप ऐसा लिखोगे तो आपका एक भी मार्क नहीं कटेगा। हिंदी के गद्य खंड, ये आपका गद्यांश है, यानी कि गद्य खंड से है। गद्य खंड में संकलित, यानी कि गद्य खंड में संकलित मित्रता, इस चैप्टर का क्या नाम है? मित्रता। देखो भाई, मित्र के बारे में सारी चीजें बताई गई हैं, लाइक एक बुरा मित्र भी होता है, अच्छा मित्र भी होता है, तो उसी के बारे में बताया है। नामक, ये एक प्रकार से निबंध है। किस विधा है? निबंध से अवतरित है, अवतरित है। अब इतना आपको संदर्भ लिखना है। अब अगर आप जितना अच्छा संदर्भ लिखोगे, संदर्भ एक ऐसा चीज है कि एग्जामिनर सबसे ज्यादा इसी पर फोकस करता है। बच्चे ने कितने अच्छे से ब्लैक एंड ब्लू पेन का कॉम्बिनेशन किया है, ये भी देखता है एग्जामिनर। फिर अगर आपका सब कुछ सही रहेगा तब 2 मार्क देगा। ठीक है, संदर्भ आप जितना अच्छा लिखोगे, जितना प्रोफेशनल, उतना ही ज्यादा आपको मार्क दिया जाएगा। फिर यहाँ आपका जो रेखांकित अंश है, यहां से देखो, जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब वह फिर नहीं देखता कि वह कहां और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी और पीछे तुम्हें चिढ़ ना मालूम होगी। रेखांकित अंश का हमें व्याख्या करना है, तो कैसे हम व्याख्या करेंगे? देखो कि शुक्ल जी ने बुरी संगति को कीचड़ के समान कहा है। जो दोस्तों का बुरी संगत होता है, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि अगर आप उनका संगति कर लो तो आप भी अच्छे हो तो बुरे हो जाओगे। होता है, मैंने भी देखा है, बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं। तो कहा है और बताया है कि कीचड़ से सदा बचकर रहना, यानी कि कीचड़ की तुलना किससे की गई है? जो बुरी संगत के हैं, जो बुरी संगत के दोस्त हैं, उससे हमेशा बचकर रहना। उनसे अगर आपका पाला पड़ा तो आप भी बुरी संगत के हो जाओगे। तो मैं फिर से एक बार कहता हूं कि शुक्ल जी ने बुरी संगति को कीचड़ के समान कहा है और बताया है कि कीचड़ से सदा बचकर रहना चाहिए। ये आपके लाइफ चेंजिंग कर देगा अगर आप कीचड़ से हमेशा बचकर रहोगे, अन्यथा यह हमारे आचरण को दूषित कर देगा। अन्यथा ये जो कीचड़ है, ये हमारे आचरण को दूषित कर देगा। और यदि कोई मनुष्य एक बार बुरी संगत में फंस गया तो बाहर नहीं आ पाता। अगर एक बार वो बुरी संगति उसको मतलब फंसा लिया तो फिर वो वापस नहीं आ पाता, यानी कि बाहर नहीं आ पाता। लेकिन जो बुरी संगति तालाब के समान है, और तालाब के अगर आप बीच में फंस गए तो ये आप बाहर नहीं आ पाओगे, आपको वही डुबा देगा और एक ऐसा समय आएगा कि डूब डूब कर मरोगे। ऐसा होता है बुरी संगति, और धीरे धीरे बुरी आदतों में अभ्यस्त हो जाता है। और जब बुराई आदत बन जाती है तब वह उससे घृणा भी नहीं करता और बुरा कहने पर चिढ़ता भी नहीं। पहले अगर वो बुरा ना हो तो कह दो कि यार आप बुरे हो, तो फिर उतना चिढ़ेगा, उसको इतना चिढ़ लगेगा कि वो सोचेगा इसे मारूं। लेकिन अगर वो बुरा है तो आप चाहे जितना कहो, उसको थोड़ा सा भी चिढ़ महसूस नहीं होगा। ये है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या, और बहुत इजी तरीके से मैंने बता दिया। और एक आपका प्रश्न है इसी से रिलेटेड, लिखा हुआ है जो कुसंगित में पड़े हुए मनुष्य के साथ क्या होता है। जो कुसंगित में पड़े हुए मनुष्य हैं, तो देखो वो क्या होता है, जो कुसंगित में पड़े हुए मनुष्य का विवेक जो है, विवेक या कुंठिष्ठ हो जाता है। कुंठिष्ठ मतलब जो आपका कुंठिष्ठ हो जाता है, ठीक है, और उसे भले बुरे की पहचान भी नहीं रह जाती। अंततः वह बुराई में आकांठ डूब जाता है, वो बुराई में डूब जाता है। और अगर बुराई में डूब गया तो बुरा हमेशा बुरा ही रहेगा, अच्छा नहीं बन पाएगा। इसीलिए आप हमेशा अच्छा रहो, अच्छाई पर ध्यान दो। कीचड़ में कभी भी पैर मत रखो, क्योंकि अगर आप कीचड़ में पैर रखोगे तो कीचड़ हमेशा पड़ेगा, यानी कि बुरी संगत में आप जाओगे तो उनकी बुरी संगति है आप में भी ट्रांसफर हो जाएंगी। तो ये है हमारा पहला। अगर आपको ये गद्यांश समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने लिख कर आपको समझाने की कोशिश की है, और आई होप कि आपको समझ में भी आ ही गया होगा।
बहुत इजी है, अगर आप समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। अब भैया पद्यांश आप लोग देखो, एक पद्यांश देखो, ये भी आपको 6 मार्क का मिलेगा। 2 मार्क का आपका संदर्भ रहेगा, 2 मार्क का आपका प्रसंग रहेगा और 2 ही मार्क का आपका व्याख्या रहेगा। 6 मार्क का ये भी सवाल आएगा, यानी कि ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो जरूर आपको ध्यान से देखना है। लिखा हुआ है, जप माला छापा तिलक सरव न एकहु कामू, और मन काचे नाचे वृथा साचे राचे रामू। अब आप इसका अर्थ नहीं निकाल पाओगे क्योंकि आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। आपको एक काम करना है, जितना भी बुक में आपके पद्यांश है उसका अर्थ निकालना है, क्योंकि विदाउट एक्सप्लेनेशन यानी कि विदाउट अर्थ के आप नहीं लिख पाओगे। और कभी भी आप ये 6 मार्क नहीं, आप 2 मार्क पाओगे, क्योंकि अर्थ इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वही आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां संदर्भ जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप अर्थ नहीं जानोगे तो ये भी नहीं जानोगे कि ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, आपको ये भी नहीं पता चलेगा। तो ये बताओ आप किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, कवि कौन है, कवि। तो अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अभी आपके पास 120 दिन का समय है, आप तैयार कर सकते हो। तो मैं आओ इसका सबसे पहले संदर्भ बताता हूं, उसी में आपका जो कवि है और पाठ का नाम सब कुछ आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जो कवि हैं वो बिहारी लाल जी हैं, जो बिहारी लाल जी हैं। एंड जो ये आपका पाठ है वो भक्ति पाठ है, ठीक है, भक्ति, बिहारी जी की जो एक भक्ति पाठ है। तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तुत दोहा कवि। अब आपको ब्लैक पेन का यूज करना है, जो बिहारी जी हैं, कवि बिहारी द्वारा रचित। अब यहां आपका एक इनकी मतलब रचना है जिससे लिया गया है, बिहारी सतसई, जो कि मैंने आपको बताया होगा, कई बार बताया है। बिहारी सतसई एक इनकी रचना है जिससे ये जो पद्यांश है ये लिया गया है, ठीक है। बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक, देखो जितना मैं ब्लैक से लिख रहा हूं वो आपको बता रहा हूं कि ऐसे अगर आप लिखोगे, हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड लिखा हुआ है, ठीक है। वो गद्य खंड था, ये काव्य खंड है। काव्य खंड में संकलित, काव्य खंड में संकलित आपका भक्ति एक चैप्टर है जो कि आपके इसमें है। बिहारी लाल जी इसके कवि हैं। भक्ति शीर्षक से उद्गृत है। तो यहां से आपको सबसे मेन पॉइंट, आपको संदर्भ मैंने बताया है, जितना आप अच्छे से लिखोगे ये होते हैं हाईलाइट, जो एग्जामिनर का नजर इस पर जरूर आता है और आपको फुल मार्क देगा। फिर प्रसंग आपको लिखना है। प्रसंग में देखो लिखना है, बिहारी द्वारा रचित प्रस्तुत दोहे में वाह आडंबरों, यानी कि जो वाह आडंबर है कि निरर्थता बताकर भगवान की सच्ची भक्ति का बल दिया है। मतलब जो ऐसे लोग होते हैं जो माला जप चंदन का तिलक माथे पर लगाकर ये सारी चीजें दिखावे के लिए करते हैं, वो भगवान के भक्त नहीं होते हैं, बल्कि जो सच्चे मन से सच्चे दिल से भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, वो भगवान के सच्चे मतलब क्या होते हैं, भक्ति होती हैं। अभी मैं आपको सब कुछ समझाता हूं। यहां व्याख्या समझ लो कि कवि का कथन है या कवि का कहना है कि जप करने से, माला फेरने से या चंदन का तिलक लगाने से आदि वाह क्रियाओं से कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता। आप जप करो, चाहे माला पहनो, चाहे आप चंदन लगाओ, चाहे माथे पर तिलक लगाओ, इससे कुछ नहीं होगा। इन वाह आचरणों से सच्ची भक्ति नहीं होती। ये सब चीजें करने से सच्ची भक्ति नहीं होती है, ठीक है। सच्ची भक्ति ऐसे नहीं होती है कि आप चंदन लगा लो, माला पहन लो, जप करो, नहीं। अगर आपका दिल साफ नहीं है, अगर आपके अंदर की जो मतलब चीजें हैं वो साफ नहीं है, तो फिर आप
अच्छा भक्त नहीं माने जाओगे। आप अंदर कुछ और सोच रहे हो, बाहर से आप तिलक लगा रहे हो, जप कर रहे हो, तो फिर ऐसा नहीं होता है। जिनका मन ईश्वर की भक्ति करने से कतराता है, भक्ति करने में कच्चा है, वह व्यर्थ इधर उधर की क्रियाओं से मारा मारा फिरता है, वो ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। जो सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान का मतलब पूजा करते हैं, उन्हीं से वो मतलब प्रसन्न होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं और उन्हीं की कामनाओं को पूरा करते हैं, उन्हीं की कामनाओं को पूरा करते हैं। तो ये है हमारा पद्यांश में आपका 2 मार्क ये देगा एग्जामिनर, 2 मार्क ये देगा और 2 ही मार्क ये देगा। ठीक है, 6 मार्क का ये भी पूछा जाएगा। ओके, तो ये है हमारा गद्यांश और पद्यांश। अब हमारा आता है श्लोक, यानी कि 2 मार्क का श्लोक आएगा। देखो यहां आपसे क्या लिखा जाता है कि जो प्रश्न पत्र में ना हो। एक आपका जो संस्कृत का होता है, संस्कृत का वो क्या होता है आपके मतलब प्रश्न में दिया रहता है कि इसका व्याख्या करो, संदर्भ लिखो, प्रसंग लिखो, उसी चीज को कहता है कि जो प्रश्न पत्र में ना हो। लाइक अगर ये दे देगा बोर्ड एग्जाम में तो आपको कोई दूसरा याद। तो यहां मैंने सबसे सरल जो श्लोक है ये मैंने पाया है और आपको मैं बताता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमें भी याद हो गया भाई, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु और मां कसीचित् दुख भागा भवेत्। ये भैया लिखा हुआ है, मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं, ये लिखा हुआ है कसीचित्। ठीक है, कसीचित्। ठीक है, ओके। तो ये आपको याद रखना है। लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। एक बात याद रखना, अगर आपका 2 बिंदी यहां रखा है तो 2 रखना, यहां कॉमा लिखा है तो कॉमा, यहां बिंदी लिखा है बिंदी, यहां 1 है 1 डंडी, यहां 2 है 2 डंडी, यहां आपका आधा ता है ता। ये चीजें होती हैं बोर्ड एग्जाम में। जो एग्जामिनर होता है ये चीज देखता है कि बच्चे ने जो 2 मतलब 2 यहाँ फुल है लगाया है कि नहीं, यहां आपका ये है इसको दुख लिखा है या फिर यहां आहा का बिंदी लगाया है, ये सारी चीजें देखता है एग्जामिनर। तो फिर अगर ये सारी चीजें आप सही करोगे तो आपको पूरा मार्क दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां आपको ये याद रख लेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कसीचित् दुख भाग भवेत्। तो ये आपको याद रखना है एक श्लोक। अब आपको महत्वपूर्ण उपसर्ग बता दें जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण उपसर्ग, महत्वपूर्ण उपसर्ग में मैं फर्स्ट आपको बताता हूं अन। अन का होगा अनअवसर अनुचित। देखो अन आगे आ जाए चाहे आपका चाहे जो हो, अनअवसर एंड अनुचित भी हो जाएगा। सेकंड नंबर है अनु। ठीक है, बच्चे सोच रहे होंगे कि ये अनु जो है ये अनुचित इसमें आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि अन भी तो आ गया। अनु में भले ही लगाओ लेकिन ये अन आ चुका है, अन आ चुका है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेकंड है कि अनु, अनुकरण एंड अनुरूप, ये भी सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं। तीसरा पॉइंट है अधि। अधि का होगा अधिकार और अधिकरण। ठीक है, 4 नंबर है उप। उप का होगा उपवन एंड उपमान। 5 नंबर है परि। परि का होगा स्टूडेंट, यहां देखो परि। परि का होगा परिजन और परिवार। देखो उपसर्ग, बात आती है उपसर्ग क्या है। देखो उपसर्ग आपको डिफिनेशन में जैसे आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कि वे वर्ण या वर्ण समूह जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं, वही उपसर्ग कहलाता है। जैसे आए और पहले जुड़ जाएं, पहले जुड़ कर उनका अर्थ बदल दें। तो ये देखो अनु है, अनु अगर हटा दो तो यहाँ केवल करण लिखा हुआ है, या अनु हटा दो तो केवल रूप लिखा हुआ है, और रूप जो है वो अलग चीज है और अनुरूप अलग चीज है। ठीक है, ओके, समझ में आया। जैसे परि अगर आप हटा दो, ये परि तो केवल वार बचता है, वार अलग चीज है और परिवार अलग चीज है, परिवार अलग चीज है और वार जो है वो अलग चीज है। तो ये अर्थ को भी बदल देता है, ये बात आपको समझना है। ओके, तो यहां से आप परि का होगा परिजन और परिवार। देखो आगे जोड़ना है, आगे सभी के, और यहां देखो छोटा आ का होगा अविश्वास और अहिंसा। देखो छोटा आ आगे लगा हो तो आप कुछ भी लिख सकते हो, अहिंसा और परिवार मैंने यहां आपको अहिंसा और फिर अविश्वास मैंने बता दिया। याद रखना इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। अगला देखो सह। सह का होगा सहमति और सहयोग, आगे सह जुड़ा हुआ है, सहमति और सहयोग। तो देखो ये थे हमारे उपसर्ग, यानी कि जो महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं वही मैंने आपको बताया है। केवल 7 मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसी को याद करके जाओगे तो ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, इसी में से ही आएगा। तो ये है हमारे उपसर्ग। अब आपसे बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण प्रत्यय की, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रत्यय है।
देखो प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय वो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों अलग अलग होते हैं। उपसर्ग आगे जोड़ा जाता है और उनके अर्थ बदल देते हैं, और प्रत्यय को पीछे जोड़ा जाता है और उनके अर्थ को बदल देते हैं। लाइक इस प्रत्यय को पीछे जोड़ना है और उपसर्गों को आगे जोड़ना है। जैसे आई, आई आपको पीछे जोड़ना है। लाइक यहां देखो चतुराई और लंबाई, तो यहां देखो ये बड़ा आ का मात्रा है और बड़ी ई यानी कि आई हो गया। तो यहां चतुराई और लंबाई ये देखो पीछे जुड़े हैं, आई आई। तो आई अगर आपको जोड़ना है, प्रत्यय आ जाए तो आपको पीछे जोड़ना है आई यानी कि चतुराई और लंबाई। यहां देखो पन, पन आप ध्यान से देखो, देखो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, कहीं कहीं गलतियां कर देते हैं, मैंने भी देखा है कि वो उल्टा कर देते हैं उपसर्ग प्रत्यय में। ठीक है, यहां पन देखो पीछे लिखा हुआ है, आप जान जाना उप मतलब होता है आगे, उप मतलब आगे, अपने ट्रिक से याद रखो। प्रत्यय, प्रत्यय मतलब पीछे जोड़ना है। पन, पन, तो यहां पन का होगा बचपन लड़कपन, क्या होगा बचपन और लड़कपन। तीसरा है आहट, आहट का देखो यहां पीछे बड़ा आ का मात्रा है और हा होता आहट लिखा हुआ है, तो यहां आहट का होगा घबराहट और चिल्लाहट, क्या होगा घबराहट एंड चिल्लाहट। यहां 4 नंबर है आवट, आवट देखो पीछे लिखा हुआ है सजावट एंड लिखावट। तो यहां से आपको जो महत्वपूर्ण प्रत्यय है वो आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना। महत्वपूर्ण प्रत्यय में कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां मैंने आपको 4 ही क्यों बताया, क्योंकि ज्यादा आपके सिलेबस में है नहीं, तो मैं आपको ज्यादा क्यों बताऊं, और है लेकिन ये भाई वेरी इंपॉर्टेंट है। जो VIMP है उसी को मैंने डिस्कस किया है, और 2 नंबर का आएगा तो 2 4 से 5 आएंगे, उसमें से 2 लिखना है। फिर आप क्या यार, उसमें ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, बहुत ईजी होता है प्रत्यय। फिर महत्वपूर्ण पर्यायवाची, महत्वपूर्ण पर्यायवाची में मैं आपको एक एक डिस्कस करता हूं अच्छे से, ओके। लेकिन आपको यार वीडियो को लाइक करते चलो ताकि मदद मिल सके कुछ। एंड यहां अब आप लोग देखो, यहां आप लोग देखो पहला, पहला है आकाश। आकाश का होगा, आकाश का क्या होगा, यहां अंतरिक्ष, अंबर और गगन, अंतरिक्ष अंबन और गगन, यानी कि अंतरिक्ष अंबर और गगन। इसे आप 3-3 बार हमारे साथ वीडियो में रिवाइज करो, फिर आपको याद हो जाएगा। जैसे आपको अंतरिक्ष का पर्यायवाची होता है अंतरिक्ष, सॉरी आकाश का पर्यायवाची होता है अंतरिक्ष अंबर गगन, अंतरिक्ष अंबर गगन। ऐसा 2 से 4 बार रिवीजन करो, आ जाएगा। दूसरा आंख, आंख का होगा नेत्र नयन एंड दृग, नेत्र नयन एवं दृग, ठीक है। तीसरा है कमल, कमल का पर्यायवाची होगा सरोज जलज एंड सरोरूह, ठीक है सरोरूह। तो यहां होगा जो कमल का पर्यायवाची शब्द वो है सरोज जलज एवं सरोरूह, ओके समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है चांद, चांद का होगा चंद्र चंद्रमा मयंक, चंद्र एंड चंद्रमा एवं मयंक, याद हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, छोटी छोटी क्वेश्चंस हैं। यहां देखो 5वां जल, जल का होगा पानी नीर जीवन, पानी होता है आपको पता है, जल का पानी होगा, जीवन जल ही जीवन है एंड नीर ये भी याद रखना। 6वां है तालाब, तालाब का होगा जलाशय एंड सरोवर, जलाशय एंड सरोवर। 7 नंबर है बादल, बादल का होगा मेघ जलद घन। देखो जलद होता है और कमल का जलज होता है, ये याद रखना। यहाँ दा होता है, यहाँ देखो यहाँ दा है, यहाँ जा है, जलज होता है और जलद है, ठीक है। तो ये है हमारे आज के हिंदी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। यहां से अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, ठीक है। लेकिन आप लोग यार नोट बना लो, अच्छे अच्छे नोट सुंदर सुंदर, ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम तक याद रहे, ठीक है, जो जो मैं पढ़ाऊं। तो फिर आप लोगों को इस वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।